साथियों नमस्कार। आज आप सबके बीच कई दिनों बाद कुछ विशेष मुद्दों को लेकर लाइव आया हूं और वो विशेष मुद्दे युवाओं से जुड़े मुद्दे हैं। वो विशेष मुद्दे इस प्रदेश से जुड़े हुए मुद्दे हैं। वो विशेष मुद्दे कहीं ना कहीं हमारे नौजवानों से और बेरोजगार युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आज आप लोगों के सामने इसलिए आया हूं कि तमाम प्रकार की चीज़ें जो लगातार घटित हो रही है और इसी परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने 14 तारीख को मुख्यमंत्री आवास कूच का आह्वान किया है। मैं बताना चाहूँगा कि वो मुख्यमंत्री आवास कूच क्यों जरूरी है। आप लोगों को इसे ध्यान से सुनना होगा और समझना होगा और उसके बाद फैसला लेना होगा क्या वास्तव में जरूरी है या जरूरी नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स पे बात करूंगा, कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा, पूरे तथ्यों के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ बात करूंगा कि वास्तव में मुख्यमंत्री आवास कूच करना क्यों जरूरी हो गया है। वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार के द्वारा कुछ फैसले लिए गए और युवाओं ने लगातार अपने संघर्षों के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से कुछ मांगे मनवानी चाहिए, परंतु सरकार ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं शुरुआत करता हूं संविदा नियमितीकरण वाले फैसले से। वर्तमान समय में कुछ समय पूर्व हमारी सरकार ने कैबिनेट में एक फैसला लाया जिसमें हाईकोर्ट का डिसीजन था कि इन्हें नियमित संविदा वालों को नियमित कर देना चाहिए, विभागीय संविदा वाले जो लोग हैं। और सरकार ने कैबिनेट में लाकर उसे कहा कि 10 साल जिसे पूरे हो जाएंगे उसे हम नियमित कर देंगे। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि संविदा में नौकरी करने वाले भी अपने भाई बंधु हैं, परंतु उस संविदा के पद पर नौकरी पाने के लिए क्या पारदर्शी परीक्षा हुई थी या उसकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, रोस्टर लगा था, या तमाम प्रकार की चीजें, या जो कहीं ना कहीं हमारा संविधान कहता है कि समानता का अवसर देना चाहिए, क्या समानता का अवसर वहां पर युवाओं को मिला था या नहीं, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मैं समझता हूं कि संविदा के माध्यम से जो संख्या 15,000 बताई जा रही है, इसमें उपनल नहीं है, पीआरडी नहीं है, विभागीय संविदा की बात हो रही है। इसमें 15,000 के तकरीबन कहीं ना कहीं संख्या बताई जा रही है और 15,000 लोग अगर नियमित होते हैं तो मैं समझता हूं कि ये वैकेंसी इस प्रदेश के भीतर सालों सालों तक नहीं निकलने वाली है। परंतु मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये परिपाटी गलत है। इस परिपाटी के माध्यम से पूर्व में कोई भी सरकार रही हो, उन सरकारों में हमारे मंत्रियों द्वारा, विधायकों द्वारा, अधिकारियों द्वारा अपने चहेतों को नौकरियां लगाई गई है। 90% लोग सिफारिश के आधार पर इनमें लगे हैं। अब आज उनके नियमितीकरण की बात हो रही है, प्रदेश का युवा विरोध कर रहा है। हमें हजारों फोन कॉल आए हैं, हजारों मैसेज आए हैं। बिल्कुल हम युवाओं का समर्थन इसलिए करते हैं कि यह परिपाटी गलत है। यह परिपाटी गलत इसलिए भी है कि जो संविदा कर्मी आज संविदा बेस पर नौकरी कर रहा है और वो एक क्षण के लिए, एक छोटे से स्वार्थ के लिए यह भी चाह रहा हो कि मैं पक्का हो जाऊं और ये जो कैबिनेट ने फैसला किया है ये कानून बन जाए, तदुपरांत वो पक्का हो जाएगा। कितने साल की सर्विस बची हुई है वो कर भी लेगा। परंतु मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं, उस नौकरी करने वाले या पक्के होने वाले व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं कि यह परिपाटी अगर इस प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक बार बन गई तो मैं नहीं समझता हूं कि आज तो तुम इस परिपाटी के माध्यम से पक्के हो जाओगे, पर मैं नहीं समझता हूं कि भविष्य में तुम अपने बच्चे को इस परिपाटी के माध्यम से सरकारी नौकरी दिला पाओगे। बात योग्यता की होगी, क्षमता की होगी, तो पारदर्शी रूप से किसी का भी बच्चा, किसी का भी बेटा पारदर्शी रूप से अपने योग्यता क्षमता के अनुसार नौकरी पा सकता है।
परंतु इस प्रकार की अगर गलत परिपाटी प्रदेश के भीतर लाई गई तो मैं समझता हूं कि आज संविदा पे पक्के होने वाले लोग कल अपने बच्चों को उस माध्यम से, उस परिपाटी से पक्के नहीं कर पाएंगे। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, ये सिफारिश का खेल, ये पैसों का खेल, ये लगातार इस परिपाटी को कहीं ना कहीं जोर देगा और ये परिपाटी आगे बढ़ती रहेगी। हम इस प्रदेश के अंदर शुरू से ही एक पारदर्शी परिपाटी को लागू करवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और अगर हमारे सामने आज ये सवाल है तो मैं समझता हूं कि इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और मुख्यमंत्री धामी जी के कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए। ये आवाज तब पहुंचेगी जब इसका विरोध हर गांव, हर शहर, हर गली होगा। यह गलत परिपाटी इसलिए भी बना दी गई है, युवा यहां पर अगर चुप रहेगा तो मैं समझता हूं कि प्रयाग पोर्टल जैसा जो इन्होंने एक माध्यम इस उत्तराखंड में लाया है वो इस प्रदेश के लिए अभिशाप है, यहाँ के युवाओं के लिए अभिशाप है, यहाँ के युवाओं की पारदर्शी नौकरी के लिए अभिशाप है। प्रयाग पोर्टल की स्टडी हमने जब देखा तो उसमें पाया गया कि अभी हाल ही में पशुपालन निदेशालय में कुछ चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कुछ वैकेंसी प्रयाग पोर्टल के माध्यम से निकली है। कुछ गढ़वाल के, कुछ कुमाऊं के जिले उसमें सम्मिलित है जिन्होंने ये निकली थी। उसमें 195 पदों के लिए ये वैकेंसी निकली थी। उसके बाद उसमें 500 कुछ लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए और उसके बाद छंटनी हुई। परंतु जो फॉर्म भरने से लेकर और इंटरव्यू तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, वो अगर आप जानोगे तो आप चौंक जाओगे। वहां पर आपकी मेरिट नहीं बनने वाली, वहां पर आपकी क्वालिफिकेशन नहीं देखी जा रही, वहां पर यह नहीं देखा जा रहा है कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, किसको बुलाना है, किसको नहीं। यहां पर सिर्फ रैंडमली उठाया जा रहा है और वो आपको पता कि रैंडमली कौन उठेगा, रैंडमली रसूखदार उठेगा, सिफारिश वाला उठेगा, क्योंकि वहां पर तो अवसर की जो समानता हमारे संविधान ने हमें दी है वहां पर नहीं दी जा रही है। अवसर की समानता फॉर्म फिलअप करने के लिए दी जा रही है, परंतु जब उसकी काबिलियत की बात आती है, योग्यता की बात आती है, क्षमता की बात आती है तो उसके लिए अवसर की समानता नहीं दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में बीआरपी और सीआरपी के पदों पर भी वहीं पर भर्ती होनी है और उसमें 900 के तकरीबन पद है और उन पदों के लिए 2700 के तकरीबन 2800 के तकरीबन लोगों को बुलाया जाएगा, परंतु वहां पर ना तो मेरिट के माध्यम से बुलाया जाएगा, वहां पर ना तो शैक्षिक योग्यता के आधार पर बुलाया जाएगा, ना वहां पर कोई ऐसा क्राइटेरिया है कि कौन योग्य है कौन अयोग्य है। सीधे वहां पर भी रैंडमली उठाया जाएगा और आपको यह पता है कि रैंडमली कौन लोग उठने वाले हैं। अगर प्रयाग पोर्टल इस प्रकार की परिपाटी के माध्यम से सिलेक्शन प्रोसेस करवाएगा तो मैं समझता हूं कि यह प्रयाग पोर्टल इस प्रदेश के अंदर इन हमारे युवाओं के लिए एक अभिशाप है और इसका विरोध होना चाहिए। यह प्रयाग पोर्टल या तो अपनी नीतियों में बदलाव लाए या यह पूरी तरीके से बंद हो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से लंबे समय से हमारे युवा साथी मेहनत कर रहे हैं, पॉइंट नंबरों से रह जा रहे हैं, एक आधे नंबर से रह जा रहे हैं, और जब सरकार से लगातार ये मांग की जा रही है कि क्लब वेटिंग का जो प्रावधान है वो लागू किया जाए और उसमें वेटिंग निकाली जाए, तो क्यों सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है। मैं ये कहना चाहता हूं, क्या जिस व्यक्ति की उम्र सीमा समाप्त हो रही है और वो आधे नंबर से रुक जा रहा है, 0.25 से रुक जा रहा है, क्लब वेटिंग का प्रावधान क्यों नहीं? और अगर तुम क्लब वेटिंग का प्रावधान नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि तुम्हें क्लब एग्जाम नहीं करवाने चाहिए। तुम एक उसके विभाग के पेपर अलग अलग करवाइए, एक पे ग्रेड वाले जो अलग अलग है उनको अलग करवाइए। अगर आप क्लब एग्जाम करवा रहे हैं तो वेटिंग में क्लब एग्जाम की वेटिंग का प्रावधान होना ही चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि भाई आयु सीमा की अगर बात करें, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल भर्ती में हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में हो, मैं स्पष्ट उदाहरण ये कहना चाहता हूं कि मेरा भी 2014 का इंटर है और हमारे कई युवा साथी खासकर जो सामान्य वर्ग से आते हैं
जिनका 2014 का इंटर है, और जब 2014 में जब पुलिस की वैकेंसी निकली थी, उस पुलिस की वैकेंसी में चाहे वो एक दिन के अंतराल से 17 साल 11 माह 30 दिन का जो व्यक्ति रहा होगा, एक दिन के उससे वो अपने फॉर्म नहीं भर पाया। परंतु दूसरी भर्ती 21-22 में आती है, और पुलिस में आयु सीमा जो है 18 से 22 वर्ष है। तो जो इतना लंबे अंतराल के बाद एक पुलिस सिपाही की भर्ती आ रही है, वो कहीं ना कहीं वो 4 साल की भरपाई कैसे होगी? ये तो हमारा संविधान कहता है कि भाई तुम्हें अवसर की समानता मिलनी चाहिए, परंतु हमारे युवाओं को पुलिस की भर्ती में मौका नहीं दिया गया। जब पिछली भर्ती आई थी, उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया कि हमें मौका दिया जाए। तो यही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा कि इस भर्ती में नहीं, अगली भर्ती जो आएगी उसमें हम अवसर देंगे, मौका देंगे। उस समय के तत्कालीन डीजीपी अशोक कुमार जी ने भी यही बात कही थी कि इस भर्ती में नहीं, अगली भर्ती में मौका देंगे। तो अगर ये बात आप लोगों ने कही है, आपकी इस बात के कहने पर युवाओं ने अगर मेहनत की है, उन्होंने देहरादून जैसे शहरों में, हल्द्वानी जैसे शहरों में, श्रीनगर जैसे शहरों में, महंगे शहरों में कहीं ना कहीं अगर कमरे लेकर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी वो बात आज सत्य होनी चाहिए। और अभी तक तो ये दिखाई नहीं दिया, चाहे वो आंदोलन के माध्यम से हो, सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास कूच के माध्यम से आपने वार्ता के लिए, मीटिंग के लिए समय दिया, परंतु आप लोग मिले नहीं। परंतु युवाओं को संघर्ष करना पड़ेगा। अधिकार मांगकर नहीं मिलने वाले आज अधिकार छीनने पड़ेंगे, मैं ये कह रहा हूं। और हम कहते हैं कि जिस युवा ने एक बार भी पुलिस की भर्ती नहीं दी या जिसे अवसर नहीं मिला, उस व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए। वो पुलिस भर्ती की एज हो, वो फॉरेस्ट गार्ड की एज हो, बढ़नी चाहिए। ये तमाम मांगे मुझे लगता है कि पुरजोर तरीके से इसे उठानी चाहिए, और इसके लेकर लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। तो करेंगे। कुछ युवाओं ने कहा आंदोलन करेंगे और घर लौट जाएंगे। हम कहते हैं कि आंदोलन करो, अगर मांगे नहीं मानी जाएगी तो उसका आंदोलन को आगे बढ़ाओ। वो आंदोलन कर्मिक अनशन के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, वो आंदोलन आमरण अनशन के माध्यम से आगे बढ़ सकता है, परंतु आंदोलन आगे बढ़ाना पड़ेगा। और आंदोलन की मांगों पर सरकार ने अमल नहीं किया, सरकार ने आंदोलन की मांगे नहीं मानी, तो अभी हाल जो उपचुनाव में हुए हैं वो केदारनाथ में भी हाल होंगे। जो आंदोलन इस देहरादून के अंदर लड़ा जाएगा, जैसे ही केदारनाथ में उपचुनाव स्टार्ट होगा, पूरे के पूरे आंदोलन के साथी केदारनाथ की धरती पर जाकर, वहीं पर घर घर जाकर पर सरकार के खिलाफ प्रचार करेंगे। ये मैं आज भी कह रहा हूं, और आज इसलिए कह रहा हूं कि हमने ये बागेश्वर उपचुनाव में भी किया था। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, केदारनाथ उपचुनाव में टेंट लगाकर घर घर जाकर इस सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश करेंगे। इस प्रदेश के भीतर हम लंबे समय से भर्ती की समय सीमा तय करवाने की लड़ाई लड़ रहे हैं कि एक भर्ती हो, उसकी समय सीमा तय हो। अगर कोई भी भर्ती है उसे 3 माह में पूर्ण कर दीजिए, 6 माह में पूर्ण कर दीजिए, परंतु सरकार है कि आयोग है जो भर्तियों को खींचते जा रहा है, सारी चीजें आगे बढ़ाता जा रहा है, परंतु युवाओं की बात को नहीं सुनेंगे, क्योंकि आयोग के भीतर सरकार का कोई ऐसा वो नहीं है कि भाई उनसे वार्ता करके कुछ चीजें सॉर्ट आउट की जाए। मैं कहता हूं कि कैलेंडर जो है वो गुमराह करने वाले ना हो। अभी मैं हाल ही में देख रहा था कि कैलेंडर जो था, यूकेपीएससी ने कैलेंडर निकाला और उस कैलेंडर में दर्शाया गया कि प्रवक्ता की भर्ती 2025 इसमें परीक्षा करवाई जाएगी। अरे जब तुम लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरवाए हैं तो तुम कैसे दे सकते हो कि यह परीक्षा इतने समय में होगी? कैलेंडर जारी करना है तो जिस पर विज्ञापन जारी हो गया हो, जिसके फॉर्म फिलअप हो गए हो, उसका कैलेंडर दीजिए। जिस दिन फॉर्म आप विज्ञप्ति निकालते हैं उस दिन उसका कैलेंडर दीजिए कि आज विज्ञापन निकल रहा है, इतने दिन तक इसमें फॉर्म भरने का समय है, इसके बाद जो परीक्षा इस तिथि को होगी और रिजल्ट इस तिथि को निकलेगा। वो क्यों नहीं करते हैं? जो फॉर्म भरवाए ही नहीं गए तुम उनका कैलेंडर निकाल दे रहे हो, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है।
और हाल ही में हमने देखा है कि आयोग किस परिपाटी पर चल पड़ा है, किस रास्ते पर चल पड़ा है। यूकेएसएससी की बात करूं तो स्केलर में जो पाठ्यक्रम जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस की बात युवा कर रहे हैं, एलटी भर्ती परीक्षा में जिस प्रकार से आउट ऑफ सिलेबस की बात कर रहे हैं, मैं आउट ऑफ सिलेबस तो उसे नहीं कहूंगा, पर मैं यह जरूर कहूंगा कि जब आप लोगों ने पाठ्यक्रम दिया है, उस पाठ्यक्रम में जब आपने ये तय किया है कि भाई ये जो विषय है ये इंटरमीडिएट लेवल का आएगा, हाई स्कूल लेवल का आएगा, ये तरीके की चीजें होंगी, ये होंगी, तो क्या उसमें से पेपर नहीं बन सकता है? पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द ही अगर आप पाठ्यक्रम जारी करते हो तो उसके इर्द गिर्द ही पेपर बनना चाहिए। यह परिपाटी गलत है कि आप पाठ्यक्रम दो, उसके बाद आप पेपर कहीं से बना दो। और अगर ऐसा ही पेपर बनाना है तो आप पहले पाठ्यक्रम जारी मत करिए। और अगर गलती स्केलर में हुई है, अटेंडेंस स्लिप में फोटो किसी और का, रोल नंबर किसी और का, सीट किसी और की, अगर इस प्रकार की चीजें हुई है तो ये आयोग को संवाद के माध्यम से स्पष्ट करना चाहिए था। हमने आयोग के अधिकारियों को सूचित भी करा था कि ये चीजें और आप संवाद के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। आयोग के अधिकारियों ने यह कहा था कि हम संवाद के माध्यम से इसे स्पष्ट करेंगे, परंतु मुझे लग रहा है कि गलती बहुत बड़ी है। मुझे लग रहा है कि दाल में कुछ ज्यादा ही काला है, इसलिए उन्होंने तो संवाद जारी किया और ना ये समझा कि युवाओं को बुलाकर टेबल टॉक की जाए। क्योंकि अगर इस प्रकार की गलती हुई है, एलटी परीक्षा में भी पाठ्यक्रम के तर्ज पर इस प्रकार की चीजें हुई है, स्केलर में हुई है, तो टेबल टॉकिंग के लिए जरूर युवाओं के प्रतिनिधि मंडल को बुलाना चाहिए था। परंतु इससे यह ज्ञात होता है कि आयोग कहीं ना कहीं अपनी पुरानी परिपाटी पर चल पड़ा है। और कितने दिन चलोगे? चलिए, सारी चीजें निकल कर आएंगी। कागज जो होते हैं वो नहीं मिटते हैं। तुम लोगों ने अगर स्केलर में गलत किया होगा, एलटी में गलत किया होगा, अन्य परीक्षाओं में गलत किया होगा, वो कागज मिटने वाले नहीं है। हमारे पास सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, सारी चीजें आएंगी, खुलकर आएंगी, उस पर स्टडी की जाएगी और पता लगेगा कि कैसी गड़बड़ियां हुई है। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश के भीतर जो गलत परिपाटियां बनाई जा रही है, जो मुद्दे मैंने बोले हैं, उन मुद्दों के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि वो लाइब्रेरी में मेहनत कर रहा है, कोचिंग पढ़ रहा है और बराबर अपने कमरे में 12-12, 1-1 बजे तक, रात भर तक पढ़ रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु अगर इस प्रकार की परिपाटी इस उत्तराखंड के अंदर बनी, जिस प्रकार की परिपाटी चाहिए, वो संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात हो, चाहे वो यहां पर प्रयाग पोर्टल के माध्यम से अपने चेतों को फायदा पहुंचाने की बात हो, या मैं बात कहूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जिस प्रकार से एपीआई स्कोर लगाकर जो नौकरी देने की बात हो। अब हालात ये है कि एपीआई स्कोर क्या है? एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो बनता है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारे उत्तराखंड में पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं, तमाम यूनिवर्सिटियों से पढ़े हुए लोग हैं, वो अप्लाई करते हैं। दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटी में वहां 80, 85, 90, 95% लोग वहां पर अपने स्कोर बनाते हैं। और हमारा उत्तराखंड एचएनवी, श्रीदेव सुमन, ओपन यूनिवर्सिटी कितना परसेंटेज बना लेते हैं हमारे लोग? 55, 60, 65, 70, 75, इससे ज्यादा कहां बनता है। पर हमारे इस प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए जब विज्ञापन जारी होता है और उसमें शर्त लगा दी जाती है कि एपीआई स्कोर के माध्यम से सिलेक्शन होगा, तो बड़ा दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि हमें पता है कि एपीआई का अगर लगेगा तो हमारा उत्तराखंड का बच्चा ज्यादा नहीं निकल पाएगा। कैटेगरी वाले लोग तो फिर भी थोड़ा बहुत निकल लेते हैं, परंतु सामान्य वर्ग का क्या होगा? उस एपीआई के माध्यम से हमारे यहाँ के युवा बाहर हो रहे हैं। और आप इस बार का जो है रिजल्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर का उठाकर देख लेना कि कैटेगरी को छोड़कर आप जर्नल में जाना कि कितने लोग उत्तराखंड के हैं और कितने नहीं है। क्यों ये सरकार हमारे युवाओं की गर्दन पर आरा चला रही है? क्यों उनकी पेट पर लात मार रही है? कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल गई है। अरे बदलेगी, जब तुम नियम इस प्रकार के बनाओगे तो डेमोग्राफी बदलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन बिंदुओं पर भी हमने बात की है, उन बिंदुओं पर युवाओं को अमल करने की जरूरत है और युवाओं को अपने संघर्ष को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
ये उत्तराखंड में शुरू से रहा है कि यहां पर अगर सड़कों पर नहीं उतरोगे तो तुम्हारे अधिकार नहीं मिलेंगे। अभी देखा, सुबह मैंने एक अखबार पढ़ा कि जिसमें देखा गया कि टिहरी झील में हमारे पार्किंग का जो काम है वो हरियाणा के एक ठेकेदार को दे दिया है। अरे तुम्हें यही सब कुछ रह गया है? यहां इतने बेरोजगार हैं, वहां उतने टिहरी झील में विस्थापित लोग हैं, या वहां पर जो डूब क्षेत्र के लोग हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उन लोगों के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम हरियाणा से ठेकेदार बुलाओगे, गुजरात से ठेकेदार बुलाओगे, कहीं और से ठेकेदार बुलाओगे, और अपने युवाओं के तुम मिस कॉल मारकर तुम पार्टी ज्वाइन कराओगे, और अपने युवाओं से तुम पार्टी के झंडे डंडे बुकवाओगे। इस प्रकार की परिपाटी इस प्रदेश को गर्ज की ओर ले जा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जिन बिंदुओं पर भी हमने बात की है, उन बिंदुओं पर इन युवाओं को, हमारे युवाओं को एक बार सोचने की जरूरत है कि ये प्रदेश किस ओर जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इस लड़ाई में हम मजबूती से खड़े हैं। इस लड़ाई को जिस भी प्रकार से लड़ना पड़े, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना पड़ेगा, युवाओं को एकजुट होना पड़ेगा। युवा एकजुट होगा तो ये बात भी परंतु जिस प्रकार से आज युवा अपने अधिकारों के लिए जागरूकता दिखाएगा, तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, 14 तारीख को गांधी पार्क पर सभी लोगों को एकत्रित होना है। वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास को कूच करने सभी को निकलना है, क्योंकि लगातार बार बार आंदोलन करने के बाद समय दिया जाता है और उसके लिए भी गुमराह किया जाता है। और जो समय देते हैं वो वहाँ दलाल बिठाए हुए हैं। उन दलाल युवाओं से कहीं ना कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, युवाओं की मांगों को अनसुना कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सभी युवाओं को एकजुट होकर आगे आना पड़ेगा। अपनी इन मांगों को लेकर हमने कहा है कि देहरादून में भी संघर्ष करेंगे, कूच भी करेंगे, उसके बाद आमरण अनशन करना पड़े, कर्मिक अनशन करना पड़े, वो भी करेंगे। और उसके बाद अगर सरकार मांगे नहीं मानती है, अगर 100, 200, 400 युवाओं की टीम को लेकर केदारनाथ उपचुनाव में कूदना पड़े तो कूदेंगे। घर घर जाकर ये बताएंगे कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, आपके बच्चों के अधिकारों को कैसे मारा जा रहा है। तो तमाम प्रकार की ये चीजें हैं। इसमें अभी हाल ही में प्राइमरी टीचर में जो भर्ती हुई है, उसमें बाहरी प्रदेशों से जो फर्जी तरीके से जो आए हुए लोग हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से जिन्होंने डीएलएड किया है, उनके लिए कहीं ना कहीं हमने फाइल आगे बढ़ाई है, हमने ज्ञापन दिया है। उस पर भी बहुत जल्द चीज़ें सामने निकल कर आएंगी कि किस प्रकार से फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश का भी बना रहे हैं, उत्तराखंड का भी बना रहे हैं, और जहां पर भी चीज़ें मिल रही हैं वहां पर फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम मुद्दों को लेकर हम संघर्ष करेंगे और आप लोग इस संघर्ष में सहयोग करें, आप लोग इस संघर्ष में खड़े हुए, तभी जाकर हम इस लड़ाई को जीतेंगे और अंतिम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। आप सभी 14 तारीख को 10:30 बजे तक गांधी पार्क पहुँचे, वहीं से मुख्यमंत्री सीएम धामी जी के आवास का कूच करेंगे। जय हिंद, जय भारत।